नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी बेटियां सुनाने जा रही हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लीजिए आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी बेटियां। स्कूल से लौटकर देखा, नीचे स्कूटर खड़ा हुआ था। थोड़ा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया फूफा जी हैं। मन में थोड़ा खटका भी हुआ। अपने रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी तो इसी इंसान से। पता नहीं क्यों ऊपर आकर देखा तो मेरा अंदाज़ा एकदम सही था। श्रीमान जी फूफा सोफे में धंसे हुए थे और माँ तिपाई पर बैठकर उनसे बातें कर रही थी। माँ पर बड़ा गुस्सा आया। तिपाई क्या कोई बैठने की चीज़ होती है? कुर्सी पर बैठ जाएगी तो क्या फूफा जी की बेइज्जती हो जाएगी? पता नहीं कौन से युग में जी रही हैं। उन्हें नमस्ते करके भीतर चली गई। वहाँ दीदी चाय छान रही थी। मैंने कहा, लाओ मुझे दो। अरे तुम हाथ मुँह धो तो पहले। मैं मानी नहीं, चाय लेकर बाहर आई। माँ उठो तो पहले, कुर्सी पर बैठो, मैंने आदेशात्मक स्वर में कहा। ये दीदी के वश का थोड़ी था। मैंने माँ के उठते ही तिपाई आगे रखकर ट्रे रख दी, फिर कुर्सी पर बैठ गई। आजकल कहाँ हो? वही निवेदिता में? मुझे डर लगा अब वे पूछेंगे कितना देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं गोल ही कर जाती ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा पूछना अभद्रता है। पर उनका अगला प्रश्न था, सुनीता आजकल क्या कर रही है? वनिता वहीं है? जी। कुल मिलाकर कितना मिल जाता होगा? माँ मुँह खोलने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ दबाकर चुप करा दिया और खाली कप लेकर अंदर चली आई। दीदी कितनी अच्छी बात है ना कि हम 3 बहनें हैं। नहीं तो शायद यह इंटरव्यू कभी ख़त्म ही नहीं होता। बोर हो गई मैं तो। अरे ये आदमी दूसरी बात ही नहीं करता। तुम्हारे आने से पहले मुझसे सब कुछ पूछा जा चुका है। फिर दोबारा पूछने की क्या तुक थी? कहीं इनकी पोस्टिंग इनकम टैक्स में तो नहीं हो गई है? क्या पता, पर उन्हें सबके सैलरी में बड़ा इंटरेस्ट है। माँ से भी पेंशन का हिसाब ले चुके हैं। छोटी अगर इनके सामने आ गई तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दोनों ने तो इन्हें झेल लिया, पर उसमें इतनी पेशेंस नहीं है। कुछ भी बोल देगी। मैं थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ। माँ को भी उनके साथ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। एहतियात के तौर पर मैं पुनः बाहर आकर बैठ गई। स्कूल में 5 घंटे मगजमारी करने के बाद घर आकर थोड़ी देर लेटने की इच्छा होती है। मैं ईश्वर से मना रही थी यह बोर प्राणी जल्दी से विदा ले ले, पर वे थे कि जाने का नाम भी नहीं ले रहे थे। सोचा होगा अब आए हैं तो तीसरी से भी मिलकर जाएंगे। विनीता 6:15 बजे लौटी। घर में अनचाहे मेहमान को देखकर वह भी बोर ही हो गई, पर नमस्ते तो करनी ही थी। उन्होंने छूटते ही शुरू कर दी, और सुनाओ कैसा चल रहा है? आजकल तुम्हारा सीए कौन है? अग्रवाल। तुम्हारा दफ्तर एमपी नगर में है ना? तो फिर लंच के लिए न्यू मार्केट तक क्यों आती हो? एमपी नगर तो होटलों से भरा पड़ा है। विनीता का चेहरा एकदम फक हो गया। फिर धीरे धीरे वह तमतमाने लगा। मैंने एकदम से कहा, छोटी दीदी कब से चाय लेकर बैठी है? जल्दी से जाकर ले लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। उसे तो खिसकने का बहाना ही चाहिए था। तुरंत भीतर चली गई। अब फूफा जी माँ की ओर मुखातिब हुए। एक छोकरे के साथ होटल में खाना खा रही थी। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं, कल को ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे तो जैसे आग लग गई। माँ भीतर की ओर मुँह करके विनीता को तलब करने जा ही रही थी कि मैं फुफका कर उठ खड़ी हुई। फूफा जी आप तो वल्लभ भवन में हैं ना? फिर लंच के लिए रोज़ पहाड़ी से उतरकर न्यू मार्केट तक आते हैं? वे एकदम सकपका गए। रोज़ कौन आता है विनीता? दोस्त लोग इसरार करते हैं तो कभी कभार आना पड़ता है। यही आप विनीता के लिए क्यों नहीं सोचते?
ऑफिस में नौकरी कर रही है, कभी कभार दूसरों को ट्रीट देनी पड़ती है, कभी किसी से लेनी भी पड़ती है, तो क्या वो पिद्दी सी लड़की भाई साहब की बराबरी करेगी? माँ झल्लाई, देखिए मैंने तो अपना समझकर आपको आगाह कर दिया। नहीं फूफा जी, आपने अपना समझा होता तो वहीं रुक कर बात करते, लड़के का पता ठिकाना पूछते। वह तो आपने किया नहीं, यहाँ शिकायत करने दौड़े चले आए। आपको यह शोभा नहीं देता। चुप कर लड़की, माँ गुर्राई, पर मैं चुप नहीं हुई। मैंने कहा, फूफा जी, पापा की तेरही खाकर आप जो गए हैं तो आज दर्शन दिए हैं। इस बीच आपने जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। अपने लोग ऐसे होते हैं। चलता हूँ भाभी जी, मैं नहीं जानता था आपकी बेटियों के पर निकल आए हैं, उन्होंने कहा और दंदनाते हुए सीढ़ियाँ उतर पड़े। उनके जाते ही माँ फट पड़ी, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? हर बात का जवाब देना ज़रूरी है? अब वे पूरी बिरादरी में जाकर मेरे नाम के कसीदे पढ़ेंगे। मुझे बोलने का शौक़ नहीं है माँ, पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ता है। तुम्हें अगर अपने बच्चों का पक्ष लेते, उनकी गलतियों को छुपा लेती तो क्या परेशानी थी, पर नहीं, तुम तो उल्टे सबके सामने ही डांटने डपटने लगती हो। अभी मैंने फूफा जी को खरी खोटी ना सुनाई होती तो तुम उनके सामने ही छोटी का झोंटा पकड़ करके पूछताछ करना शुरू कर देती। इसी तमाशा की उम्मीद में तो वे आए थे, पर बेचारे को निराश लौटना पड़ा। तो तुम क्या समझती हो, वे चले गए हैं तो मैं छोटी को बख्श दूंगी? उससे पूछो कि यही ना, कहीं भागी तो नहीं जा रही है। देखो माँ, लड़कियों से अगर नौकरी करवानी है तो दिल और दिमाग खुले रखने होंगे। दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती है, पर क्या ऐसे रंग बिखेरती हैं? क्या रंग बिखेरा उसने? किसी ने कुछ कह दिया और तुम लगी ताल ठोकने। इसी से तो रिश्तेदारों को शह मिलती है। मैंने वह विषय वहीं समाप्त कर देना चाहा, पर तभी विनीता सामने आकर खड़ी हो गई थी। हाँ पूछो माँ, क्या पूछना है? इस समय वो काफ़ी सहज लग रही थी। उसका आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वो संभावित हमले के लिए तैयार होकर आई है। उसकी दिलेरी से माँ चौंकी तो, पर विचलित नहीं हुई। दबंग स्वर में पूछा, होटल किसके साथ गई थी? फूफा जी ने बताया तो था। लड़के का नाम बता। क्या इस शहर के लड़कों को तुम जानती हो? होटल क्यों गई थी? अभी दीदी ने बताया तो है। तेरे पापा भी इसी दफ्तर में थे, सुपरिटेंडेंट थे, पर उन्हें तो कभी किसी ने खाने का निमंत्रण नहीं दिया। ये मेरा कसूर तो नहीं है माँ। तुम अगर ज़रा सी बात पर यूँ पंचायत लेकर बैठ जाओगी तो ठीक नहीं होगा माँ, कहे देती हूँ। उसकी धमकी को देखकर सुनीता दीदी ने बीच बचाव किया। यह बात नहीं है, तुम इतनी छोटी हो इसी से फिक्र होती है, और तुम्हारा दफ्तर तो घाघ लोगों से भरा पड़ा है। तो यह नहीं पता था जब मुझे नौकरी पर भेजा गया था? छोटी तो मैं तब भी थी, शायद अब से 3 साल छोटी। उसका रुख एकदम आक्रामक हो गया था। नौकरी को लेकर वह बेहद टची हो गई थी। सब जानते हैं कि यह नौकरी उससे जबरन करवाई गई थी, और यह जतलाने का एक भी मौका वह हाथ से नहीं जाने देती। नौकरी करने का यह मतलब तो नहीं कि जिस तीस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरो। माँ बदस्तूर जारी थी। अब बस भी करो माँ। विनीता, भगवान के लिए तू ही चुप हो जा। चल कमरे में चलकर आराम करते हैं। जब से आई हूँ यही चकचक मची हुई है। मैं उसे खींचकर कमरे तक ले गई। वह हम बहनों का साझा कमरा था, पर उसने मुझे भीतर आने ही नहीं दिया। एक तरह से पैर से धकेल कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं अपमानित सी बाहर खड़ी रह गई। दीदी रसोई में सब्जी काट रही थी। मैं भी पहुंच गई। लाओ, मैं कुछ करवा देती हूँ। क्यों, आज ट्यूशन नहीं जाना है क्या? जाना भी चाहूँ तो कैसे जा सकती हूँ? वह महारानी तो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई है। आई हूँ तब से
न मुँह धोया है न कपड़े बदली हूँ, ऐसे भूतनी सी कैसे चली जाऊँ। आज न जाओ तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि माँ को तुम ही काबू में कर सकती हो। मुझे तो घास तक नहीं डालती, तुमसे ही डरती है। आज तुम ना होती तो अच्छा तमाशा हो जाता। तमाशा वैसे ही भी कम नहीं हुआ है, आज तो हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मात कर दिया। मैं कनस्तर से आटा निकालने लगी। दीदी ने कहा, अरे रहने दे। तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? तुम्हारा मुँह देखूँगी? वही देखने लायक होता तो क्या बात थी, दीदी ने उसांस भर कर कहा। अपने सामान्य रंग रूप को लेकर बेचारी बड़ी कुंठित रहती हैं। उनकी यही व्यथा उनके शब्दों में प्रकट हो रही थी। और माताराम कहाँ हैं? मैंने विषय बदलते हुए कहा। गैलरी में बैठी चौधरी आंटी की प्रतीक्षा कर रही है। कीर्तन में जाना है। बेचारी चौधरी आंटी इनकी तरह फुर्सत में कहाँ हैं। घर भर को खाना खिलाएंगी, फिर निकलेंगी। यहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा दीदी, हम 3 बहनें नहीं होती तो माँ क्या करती? लड़के ही लड़के होते तो क्या उन्हें भी रसोई में जोत देती? तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी खूब दौड़ता है। दीदी मेरी बात पर हंस रही थी, पर मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था। पापा की मृत्यु के बाद माँ ने किचन में पाँव नहीं दिया था। कहती, अब किसके लिए बनाऊं, जैसे हम लोगों का कोई वजूद ही ना हो। हमेशा अपने दुख को लेकर बिसुरती रही। कभी यह नहीं सोचा कि केवल उन्हीं पर वज्रपात नहीं हुआ है, उनकी बेटियां भी अनाथ हो गई हैं। उनका रुख देखकर हम लोगों ने आपस में काम बांट लिया था। दीदी सुबह 9 से 2 बजे तक काम पर जाती थी। मेरा स्कूल 12 से 5 तक था, इसलिए सुबह का खाना मैं बनाती थी। शाम को दीदी देख लेती थी। विनीता छोटी थी और हमेशा छोटी ही बनी रही। भाभी जी, चौधरी आंटी की आवाज़ आई। माँ तो तैयार ही थी। उन्होंने भीतर आकर जैसे दीवारों से कहा, मैं जा रही हूँ, और चली गई। हम दोनों ने सीढ़ियाँ उतरने का शब्द सुनते रहे। दीदी ने कहा, माँ का कुछ करना पड़ेगा। देखो ना, माँ इतना सत्संग करती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, पर उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि और भी बदतर होते जा रहा है। दीदी ठीक कह रही थी। पापा की मृत्यु के बाद से माँ बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। पता नहीं कैसी असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई थी। वह हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगी थी। मेरी तो उनसे हमेशा झड़प हो जाती है। दीदी बेचारी शांत और सहनशील है, पर मैं बहुत मुंहफट हूँ। किसी की गलत बात तो मैं सह ही नहीं सकती। विनीता को हम लोग इतने दिनों तक छोटी सी मासूम सी गुड़िया समझते थे, पर जब से नौकरी करने लगी है वह मेरे भी कान काटने लगी है। माँ चली गई तो दीदी ने कहा, अन्नू एक बार दरवाज़ा खटखटा कर तो देख। तो तुम क्या सोचती हो, वह पंखे से लटक जाएगी? चुप कर, जो मन न आया वह बोल देती हो। फिर डर किस बात का लग रहा है? मैंने छेड़ा और दीदी झेप गई। रोज़ रोज़ किस्सा सुनती हूँ, इसलिए डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है। आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं। विनी ने तो अभी सपने देखना शुरू किया है। मेरा अनुमान एकदम सही था। करीब 8:30 बजे वह बाहर निकली और रोज़ की तरह लड़िया कर बोली, दीदी खाने का क्या डील डवल है, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना तो लाडो कब से तैयार है। मैंने कहा, हम तो बस तुम्हारे कोप भवन से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज़ की तरह तीनों खाने की मेज़ पर बैठी। माँ ने रात का खाना करीब करीब छोड़ ही दिया था। फिर भी विनीता ने पूछ लिया, माताश्री का क्या आज भी व्रत उपवास है? उपवास है, उन्हें प्रवचन में भी जाना था। उनसे कहो यार कि मज़े से दोनों वक्त खाए पिए और खुश रहे, जिए और जीने दे। भूखी रहती हैं तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, पूरा घर परेशान होता है। उसके इस कथन पर
हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दीदी मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि मैं उस लड़के के बारे में पूछूं। उनकी अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। सोचा था रात को इत्मीनान से विनीता से बात करूंगी। हम लोग रोज़ की तरह कैसेटों की, सिनेमा की बातें करते रहे। भोजन सानंद संपन्न हो गया। बिस्तर पर सोते समय बात करने का सोच रही थी कि वो तो सो गई। दिन भर के थकान और तनाव उसके चेहरे से गायब थे। वह एक बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। दीदी भी ज़्यादा रात तक जागने की आदी नहीं है। सुबह 5 बजे से उठ जाती है, इसलिए रात 10 बजे उनकी आंखें झपकने लगती है। लेकिन देर तक तो सो नहीं सकी। सोचने का रोग मुझ में कुछ ज़्यादा ही है। पापा की मृत्यु के बाद से यह बीमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आज भी मुझे पापा की मृत्यु के बाद की सारी घटना याद आ रही थी। शाम को सब लोग पापा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संदेशा आया, पापा अस्पताल में हैं। हम सब लोग भागकर अस्पताल पहुँचे। तब तक खेल समाप्त हो चुका था। लोगों ने बताया शायद दफ्तर में अचेत हो गए थे। उसके तुरंत बाद प्राण निकल गए। अस्पताल ले जाना तो मात्र औपचारिकता था। अगले 10-12 दिनों में घटना चक्र इतनी तेज़ी से घूमता रहा कि सोचकर आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति की मृत्यु कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर गई थी। पापा की राख ठंडी भी ना हो पाई थी कि सबको घर परिवार की चिंता सताने लगी थी। चिंता की तो बात ही थी। आखिर 3 लड़कियों की जिम्मेदारी का सवाल था। मम्मी को पेंशन तो मिलने वाली थी, पर उससे क्या होता। उन दिनों दीदी ही काम कर रही थी। वहाँ भी बहुत अच्छा वेतन नहीं था। सबसे बड़ा सहारा था अनुकंपा नियुक्ति का, और सबसे ज़्यादा उहापोह उसी को लेकर थी। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था। कुल जमा 8वीं पास थी। बहुत होता पियून की नौकरी मिल जाती, पर वह हम में से किसी को गवारा नहीं था। चाचा ने कहा सुनीता का लगवा देते हैं। उसके दबे हुए रंग के कारण शादी में वैसे ही बहुत अड़चन आ रही है। सरकारी नौकरी लग जाएगी तो लड़के वाले हाथों हाथ ले लेंगे। पर मामा जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। सुनीता की समस्या तो हल हो जाएगी, पर हमारी बहन का क्या होगा। उसे तो इसी कमाई पर ज़िंदगी गुजारनी है। तो क्या लड़कियों को ज़िंदगी भर घर में बिठा कर रखेंगे। मान लो अनीता को भी लगवा देते हैं तो 3-4 साल में उसकी शादी भी तो होनी ही है। एक प्रावधान होता है। फूफा जी बोले, लड़की अगर शादी कर भी ले तो आधी तनख्वाह वह अपने मायके वालों को देने के लिए बाध्य होती है। अरे लाख कानून हो, पर ब्याही लड़की का पैसा कौन लेता है, बताइए तो। मौसी ने तुनक कर कहा, तो ऐसा करते हैं, विनीता को लगवा देते हैं। कम से कम 8-10 साल तक तो चिंता नहीं रहेगी, बाद में देखा जाएगा। अब तक मैं मूक दर्शक की भांति सारा तमाशा देख रही थी। मुझसे चुप नहीं रहा गया। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं। अभी वह बच्ची है, कोई दूधमुंही बच्ची नहीं है। 18 की हो गई है तो क्या हुआ। इस समय वो PMT की तैयारी कर रही है। पापा का कितना मन था कि कोई एक लड़की डॉक्टर बने। हम दोनों आर्ट्स वाली थी, इसलिए सपना पूरा नहीं कर पाई। पापा का सपना पूरा होने दीजिए। सपना ही पूरा करना था तो बने रहते। खुद तो चले गए और मेरी जान को ये 3 बलाएं छोड़ गए। माँ रोने लगी। वातावरण फिर शोकमग्न हो गया। जीजी ठीक कह रही हैं। वैसे 3 लड़कियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती। 30 पर डॉक्टरी पढ़ाना कोई हंसी खेल है। इतना खर्च कौन उठाएगा। हम लोग उठा लेंगे। दीदी तो जॉब कर ही रही है, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। आप पापा के स्थान पर मुझे लगवा दीजिए। और कल को नौकरी करके चली जाओगी तब क्या हम तुम्हारे दरवाजे आकर भीख मांगेंगे। मेडिकल की पढ़ाई
साल 2 साल की नहीं होती, पूरे 5 साल होते हैं। और देखो, उसके भाग्य में डॉक्टर बनना होता तो जीजा जी इस समय क्यों चले जाते। ये वही पिछले साल निकल जाती, इस साल ड्रॉप लेना ना पड़ता। चाचा बोले, मुझे बड़ा ताव आया। बोली, चाचा जी, पीएमटी इतनी आसान नहीं होती है। बहुत ही ज़हीन और भाग्यवान होते होंगे जो पहली बार में निकल जाते हैं। अधिकांश लोग तो 2-2 3-3 कोशिशें करते हैं। वैसे यह अच्छा ही हुआ जो पिछले साल रह गई, नहीं तो कोर्स पूरा करवाना ही पड़ता। चाचा ऐसे बोल रहे थे जैसे फीस उन्हें ही भरनी थी। मामा जी, आप लोग चाहे तो मुझे लिखवा लें। विनीता की पढ़ाई पूरी होने तक मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने और दीदी ने बहुत जोर लगाया पर हमारी एक न चली। माँ को तो रिश्तेदारों ने ऐसे घेर लिया था कि वे हमारे हिस्से आती ही न थी। पिताजी तो चले ही गए थे, माँ भी हमसे दूर हो गई थी। वे हमारे किसी सुझाव, किसी प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। विनीता को जब यह निर्णय सुनाया गया तो उसने रो रो कर घर भर दिया और हम लोग असहाय होकर उसे देखते रहे। उसने खाना पीना छोड़ दिया पर कोई नहीं पसीजा। एक प्रकार से हाथ पकड़कर ही उससे एप्लीकेशन लिखवा ली गई। हम दोनों से भी लिखवा लिया गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपना हक स्वेच्छा से छोड़ रही हैं। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था। उनके भाई जहाँ चाहे वहाँ दस्तखत करवा सकते थे। इसके बाद पीएमटी की परीक्षा आई और चली गई। सूजी हुई आंखें लिए विनीता घर में बैठी रही। उसने सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दिया, घर में कैद होकर रह गई। हंसना बोलना बंद हो गया था। पूरे 4 महीने लगे तब जाकर उसका ऑर्डर आया। मामा जी दफ्तर तक पहुंचाने गए थे। मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई। दीदी नया पर्स, छाता, टिफ़िन बॉक्स लेकर आई। मैंने अपने 2 अच्छे सूट उसे निकाल कर दिए। बड़ी बहन होने के नाते हम सब यह कर रहे थे। माँ में एक अपराध भाव तो था ही। सुबह घर से छुई मुई सी रोनी सी सूरत लिए विनीता ऑफिस गई थी, पर शाम को लौटी तो बदली हुई थी और फिर बदलते ही चली गई। सुबह की चाय हम लोग अक्सर गैलरी में ही लेते हैं। हम लोग मतलब मैं और दीदी। माँ तो उस समय सोई ही रहती है। मन हुआ तो विनीता हमारे साथ बैठ जाती है, नहीं तो सोई ही रहती। अमूमन इतनी सुबह उठना उसे पसंद नहीं था। घर में एक वही खुली जगह है, इसलिए मैंने वहाँ 10-20 गमले रख लिए हैं। उसके साथ संभाल का वही समय होता है। उसके बाद तो पूरा दिन भाग दौड़ में ही बीत जाता है। चाय पीकर रोज़ की तरह दीदी अखबार देखने लगी थी। मैं मनी प्लांट के पत्तों को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। तभी विनीता की महीन सी आवाज़ आई, दीदी चाय है? बिल्कुल है, जा कप ले आ। उसके भीतर जाते ही दीदी फुसफुसा कर बोली, लगता है महारानी का दिमाग आज ठिकाने पर है। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। विनीता भी तब तक कप लेकर लौट आई थी। चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, अनु दीदी, आप कभी कोहिमा गई हैं? वहाँ के मनी प्लांट देखिए। बातों का सूत्र पकड़कर मैंने पूछ लिया, कल कोहिमा गई थी? उसके स्वीकारोक्ति के साथ ही दीदी शुरू हो गई, किसके साथ गई थी? पराग के साथ। पराग शुक्ला तुम्हारे दफ्तर में है? नहीं, शुक्ला अंकल का लड़का है। वो एक बार छोड़ने नहीं आए थे? उन्हीं शुक्ला जी का लड़का है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर साहब? क्या उसका बेटा भी ठेकेदारी करता है? नहीं, इंजीनियर है। तुम्हारी पहचान कैसे हुई? अंकल के साथ वो भी कभी कभी ऑफिस आ जाता है। कल लंच पर अंकल भी साथ थे? कमाल करती हो दीदी, मुझे टोकना ही पड़ा। कल शुक्ला जी साथ में होते तो क्या फूफा जी भागे भागे रिपोर्ट करने आते? फूफा जी तो बेहद घटिया इंसान हैं। छोटी ने मुंह बनाते हुए कहा,
जैसे खुद हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं। पराग बेचारा इतना शरीफ लड़का है, सो तो होगा ही। ऐसे वैसों को तो तुम मुँह नहीं लगाओगी, मैं जानती हूँ। मैंने छोटी का मन खुश करते हुए कहा। फिर भी दीदी जुटी हुई थी, थोड़ा संभल कर ही चला करो, ज़माना बड़ा ख़राब है। पराग लड़का अच्छा होगा, पर क्या कह सकते हैं। तुम लोगों के बीच ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना, सिर्फ फ्रेंडशिप ही है ना। ऐसी वैसी बात का क्या मतलब है दीदी। छोटी एकदम भड़क गई थी। साफ साफ पूछो ना, मेरा उससे कोई अफेयर तो नहीं है। एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं अपने को उस दफ्तर में दफन होने नहीं दूँगी। मुझे बेहतर ज़िंदगी की तलाश है, एक मजबूत सहारे की तलाश है। मेरे भाग्य से मुझे कोई अच्छा साथ मिलता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूँगी। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दूँगी। तो क्या तू शादी करने की सोच रही है? दीदी चकित थी। सोचना तो पड़ेगा दीदी, किसके भरोसे बैठी रहूं बताओ। पापा के रहते तुम लोगों का कुछ नहीं हो पाया, अब माँ के बस का तो यह काम है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तुम्हारे लिए रुकी रहूं तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी दीदी। बहुत अच्छे मूड में हमारा चाय पान शुरू हुआ था, पर ख़त्म होते होते सबके मन खट्टे हो गए। खासकर यह बात सबको बहुत बुरी लगी कि तुम लोगों का इंतज़ार करते करते तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। यह बात सच थी कि दीदी 30 साल पार कर चुकी थी और मैं 26 की हो रही थी। छोटी ने पिछले साल 22 पूरे किए थे। यूँ तो शादी के लायक तो थी, पर ऐसा भी नहीं था कि शादी की उम्र निकली जा रही हो। हम लोगों की बढ़ती उम्र देखकर वो अधीर हो चुकी थी। यह बात नहीं है कि पापा ने दीदी के लिए कोई कोशिश नहीं की, बहुत हाथ पर मारे पर बात नहीं बनी। दीदी एकदम पापा पर गई है, रंग काफ़ी दबा हुआ है, इसीलिए हर बार बात वहीं पर आकर अटक जाती थी। कई लोग तो ऐसे उस्ताद थे कि दीदी को देखने आते और मुझे मांग बैठते। मैं भी कोई स्वप्न सुंदरी नहीं हूँ, पर रंग जरा खुला हुआ है। हिंदुस्तानी आदमी तो रंग पर ही मरता है। फिर उन दिनों लोगों ने सलाह दी, जिसकी लग रही है उसी की जिम्मेदारी पूरी कर दो, पर पापा तैयार नहीं हुए। फिर उस तरह संबंध के लिए मेरा मन भी गवाही नहीं देता था। यह एक प्रकार से बहन का हक तो छीनना हुआ ना। विनीता को हम लोगों ने उस दृष्टि से देखा ही नहीं। वह हम सब का खिलौना रही है, पर अब लगता है कि हम तीनों में वह सबसे सुंदर है। माँ पर गई है, माँ का रंग रूप तो उसे मिला ही है, स्वभाव भी वह उन्हीं पर गई है। वैसे ही मूडी, चिड़चिड़ी और आत्मकेंद्रित। उसकी यह विशेषता अभी अभी नज़र आने लगी थी। 4-5 दिन बाद चिंटू मामा बड़ी विजय मुद्रा में घर में दाखिल हुए। जी सब पता कर लिया है। क्या पता कर लिया है? उसी लड़के के बारे में। शुक्ला कॉन्ट्रैक्टर है, उनका लड़का है। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया मामा? उस दिन तो छोटी ने सब बता दिया था। मुझे तो नहीं बताया, माँ ने कहा। तुम्हें सुनने की फुर्सत भी थी? पूछने का भी एक तरीका होता है। उसने तो कुछ भी नहीं छिपाया। यह भी बताया कि लड़का डिप्लोमा होल्डर है, मंडीदीप की किसी फैक्ट्री में काम करता है। सब बता दिया था। उसके पीछे जासूस लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी, बिल्कुल ज़रूरत थी, मामा ने जोर देकर कहा। बिना जांच पड़ताल किए यह कैसे पता चलता कि दोनों रोज़ खाना साथ खाते हैं? लड़का रोज़ उसे दफ्तर से घर तक छोड़ जाता है। बड़ी होशियार बनती हो, दोनों आज तक पकड़ पाई हो। यह खबर मेरे लिए नई थी। थोड़ा चौंकी तो ज़रूर, पर मामा को पता चलने नहीं दिया। हाल चाल सुनकर माँ की त्योरियाँ चढ़ी जा रही थी। उन्हें लक्ष्य कर मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ ना मामा, बिना जूते चटकाए हमें ब्राह्मण का लड़का मिल गया, वो भी नौकरी करने वाला। कम से कम माँ की एक चिंता तो दूर हुई, नहीं तो कहाँ कहाँ
हलकान होती फिरती। ब्राह्मण को लेकर खुश हो रही है। वह बड़ा घाक पंडित है, पूरा बनिया है, जानबूझकर बेटे को ढील दे रहा है। सोच समझकर ऑफिस की लड़की को फांसा है कि ऑफिस की सारी खबरें मिलती रहे, टेंडर आदि में सुविधा रहे। फिर लड़का प्राइवेट नौकरी में है। सरकारी नौकरी तो आजकल बहुत ज़रूरी है, कम से कम क्वार्टर की सुविधा तो मिल ही जाती है। बूढ़ा बड़ा करामाती है, खूब उल्लू सीधा किया है उसने। और हम क्या कर रहे हैं मामा, मैंने चिढ़ कर कहा। वो तो पराया है, हम भी तो अपना स्वार्थ साध रहे हैं, वरना फूल सी बच्ची को पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी करवाने की क्या ज़रूरत थी। अब वहाँ उसने अपना भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता खोज लिया है, तो इतनी हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। कल को यह क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा ना, तो बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाओगी। जिनके पास सरकारी क्वार्टर नहीं रहते हैं मामा, वो क्या सड़क पर रहते हैं? और हमारे सिर पर छत बरकरार रहे, इसके लिए क्या छोटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? माँ एकदम आपे से बाहर हो गई। शादी के लिए ऐसी मरी जा रही है कि यह भी होश नहीं रहा कि दोनों बड़ी बहनें अभी घर में बैठी हैं। माँ, यह अन्याय तो मत कीजिए। दीदी ने इतनी देर बाद मुंह खोला। हम दोनों के इंतज़ार में तो बेचारी बूढ़ी हो जाएगी। जाहिर था विनीता के उस दिन वाली टिप्पणी दीदी भूली नहीं थी। मेरे जीते जी यह कभी नहीं होगा। आ जाने दो, अच्छी खबर लेती हूँ। उसके पर निकल आए हैं, अच्छी खबर लूँगी। माँ, फालतू तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कड़े शब्दों में कहा। अभी शादी की बात उसने तो नहीं उठाई है ना, फिर ये चिल्लपों क्यों? और मामा, क्या तुम्हें दफ्तर में कोई काम नहीं है कि माँ की फालतू बातों में सिर खपाते हो? उनकी तो आदत ही है, ना खुद से चैन से रहती है, ना किसी को रहने देती है। तुम आग में और घी देने क्यों चले आते हो? मेरी बात पर मामा मुंह फुलाकर चले गए। उन्होंने चाय भी नहीं पी। उनके इस अपमान पर माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, पर मैं खुश थी। कम से कम 10-15 दिन तक तो इधर का रुख नहीं करेंगे। जब भी आते हैं घर की शांति भंग कर जाते हैं, हर बात में दखल अंदाजी करेंगे। 6 बजे मैं चलने को हुई तो दीदी ने कहा, आज ट्यूशन नहीं जाओगी? माँ भरी बैठी है, मैं संभाल नहीं पाऊँगी। दीदी, रोज़ रोज़ नागा तो नहीं चलेगा ना? तो मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ, ताकि वो सीधे शेर के मुंह में समा जाए। ये तो कायरता है दीदी, तुम इतनी डरपोक और कमज़ोर क्यों हो दीदी? कभी तो दृढ़ता से काम लो। यह तुम्हारे दब्बूपन का नतीजा है, जो विनीता आज भुगत रही है। क्यों, मैंने क्या किया है? उस दिन तुम तन कर अगर खड़ी हो जाती, पापा की नौकरी पर पहला हक मेरा है, तो किसी की मजाल नहीं थी जो विरोध करता है। चुपचाप फार्म पर दस्तखत कर दिए थे और अपना हक छोड़ दिया था। दस्तखत तो तुमने भी की थी। हाँ, वह मैंने भी की थी, वो मेरी गलती थी। मुझे लोगों ने सब जवाब दिखाए थे और मुझे विश्वास था कि मेरी पीएचडी होते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। सब अरमान धरे रह गए और मेरी क्या समस्या सी थी बताऊं? उस नौकरी को सब लोग मेरी शादी से जोड़कर देख रहे थे। मुझे लगा मैं जिद करूंगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं शादी के लिए मरी जा रही हूँ, और मुझे मंजूर नहीं था कि शादी का आधार मेरी नौकरी हो। और हम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण उस लड़की का जीवन चौपट हो गया दीदी। हमें उस अन्याय का परिमार्जन करना होगा। सही गलत वह जो भी कर रही है, हमें उसका साथ देना होगा। कम से कम माँ के कोप से तो उसे बचाना है। दीदी को खूब अच्छे से पट्टी पढ़ाकर मैं ट्यूशन पर चली गई, पर वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ न सकी। सिर दर्द का बहाना कर जल्दी से उठ आई। जैसे कि संभावना थी, घर पर युद्ध छिड़ चुका था। माँ बरस रही थी, छोटी उनके सामने तन कर खड़ी हो गई थी। दीदी सहमी सी
किचन के दरवाजे में खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी जान में जान आई। फिर कभी दोबारा उस लड़के के साथ तुझे देखा तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अच्छा तो है, मैं आराम से घर में बैठ जाऊंगी, दफ्तर से हमेशा के लिए छुट्टी ले लूँगी। उसके इस लापरवाह रुख से माँ और भड़क गई। नौकरी का धौंस दिखाती है। तू क्या सोचती है, तू नौकरी नहीं करेगी तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा? जब इतना ही हौसला था तो मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? पढ़ाई ना छुड़वाती तो जैसे तू डॉक्टर बन ही जाती। ना बनती डॉक्टर, लेकिन कॉलेज जाकर कोई डिग्री तो ले लेती। जिंदगी भर हायर सेकेंडरी का ठप्पा लेकर तो नहीं घूमती। सुन लो इसकी बात, क्या पूरी ज़िंदगी निकल गई है? लड़कियां क्या प्राइवेट परीक्षा नहीं देती? नहीं देती, मुझे नहीं देनी है। अपने भाई से कह देना मेरे दफ्तर के आसपास न मंडराया करे। मैंने इशारा भर कर दिया तो ठुकाई हो जाएगी। छोटी ने जैसे जंग का ऐलान कर दिया था। फिर तो यह गर्जन तर्जन रोज़ का विषय हो गया। माँ घड़ी लेकर बैठी रहती और मिनट मिनट का हिसाब मांगती। माँ के जासूस भी मुस्तैदी से विनीता की हर गतिविधि का ब्यौरा देते थे, जिससे माँ भड़क उठती थी। पर विनीता भी अब ढीठ हो गई थी। ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी थी। कई बार समझाया भी कि माँ, यह रोज़ रोज़ के किस्से अच्छे नहीं लगते। अनुशासन अपनी जगह है, पर रस्सी को इतना भी ना तानो कि वो टूट ही जाए। उसका खून गर्म है। कल को वह कुछ कर बैठी तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। पर माँ पर तो जैसे भूत चढ़ा हुआ था। छोटी की नौकरी उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी, उनके बुढ़ापे का सहारा थी। इसी को डामाडोल होते देख वह जैसे पगला उठी थी। फिर जैसा कि डर था वही हुआ। एक शाम वह दफ्तर से घर नहीं लौटी। वैसे तो वह रोज़ देर से लौटती थी, इसलिए हमने 7 बजे तक किसी तरह सब्र किया। इस बीच जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, माँ का पारा और हमारी धुकधुकी बढ़ती जा रही थी। विश्वास हो गया था कि आज लड़की की खैर नहीं। पर 8 बजे तक वह नहीं लौटी तो मैं उठ खड़ी हुई। दीदी चलो चप्पल पहनो, कहाँ जा रही हो? माँ गुर्राई। कहीं तो जाना पड़ेगा। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मामा को फ़ोन कर दो। हाँ, उन्हें साथ लेकर ही जाएंगे। और जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। दीदी बोली, मामा को मत घसीटो, वे तमाशा खड़ा कर देंगे। माँ को तो चुप कराना ही था। घर से निकलकर हम लोग सीधे अय्यर अंकल के पास गए। वे पापा के कलीग थे। वे हमें देखकर खुश हुए। आज अंकल को कैसे याद किया? याद तो बहुत करते हैं अंकल, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता। आज कोई खास काम? खास ही समझिए, मैंने बड़े सहज ही भाव से कहा। आपके यहाँ शुक्ला कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें पहचानते हैं? वे बड़े भेद भरे ढंग से मुस्कुराए। विनीता के बारे में बातें करनी है? दीदी का चेहरा एकदम फक हो गया, पर मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपने ठीक समझा अंकल। कैसे लोग हैं? बिल्कुल अच्छे फैमिली हैं, लड़का भी अच्छा है। आप सिफारिश कर दीजिए ना। मैंने मनुहार की। सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला जम जाएगा। जाहिर था उन्हें सब पता था। फिर इधर उधर की बातें करते हुए मैंने धीरे से शुक्ला जी का पता पूछ लिया। उन्हें ठीक से पता नहीं था, पर फ़ोन नंबर के आधार पर डायरेक्टरी से मालूम कर लिया। मैंने पता नोट किया, चाय पी और अंकल को धन्यवाद देकर बाहर निकल आए। मैं तो डर गई थी, तुम छोटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट तो नहीं लिखवाओगी? पता है आंटी पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर देती। मुझे इतना पागल समझा है? वहाँ नहीं जाती तो शुक्ला जी का पता कैसे मिलता? अब वहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स। शहर की कॉलोनी में बाहर बनी हुई थी, ढूंढने में परेशानी नहीं हुई।
पर वहाँ पहुँचते तक मन में खटका बना रहा। सुनसान रास्ता और हम 2 महिलाएं। डरने की तो बात ही थी, पर आवेश में मैंने उस डर को पीछे छोड़ दिया। शुक्ला जी का पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। हमें देखकर वे बुरी तरह चौंक पड़े। विनीता का चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया और वह तुरंत उठकर भीतर चली गई। हमें किसी ने अंदर आने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैंने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। शायद आपने हमें पहचाना नहीं, हम लोग विनीता की बहनें हैं। मैं अनीता और यह बड़ी दीदी सुनीता। हाँ, याद आया, एक दिन घर पर आया था तो आप लोगों से मुलाकात हुई थी। शुक्ला जी बोले, भाभी जी कैसी हैं? इस समय तो बहुत टेंशन में हैं। मैंने हंसकर कहा और फिर प्रस्तावना में समय बर्बाद न करते हुए कहा, हम लोग विनीता को लेने आए हैं। वे कुछ देर तक माकूल जवाब सोचते रहे। फिर उन्होंने आवाज़ दी, पराग, जरा विनीता को लेकर बाहर आओ। पर पराग नामक वह युवक अकेला ही बाहर आया। पापा, विनीता कह रही है कि अब वो उस नरक में लौटकर नहीं जाएगी। तो फिर कहाँ रहेगी? यहाँ ही रहेगी। तो फिर किस रिश्ते से? घर की बहू की हैसियत से उसने दृढ़ता से कहा, परसों हम लोग शादी कर रहे हैं। अब तक शुक्ला जी काफ़ी संभल चुके थे। काफ़ी सोच समझ कर बोले, देखिए, बच्चे लोग जिद कर रहे थे। मैंने सोचा इससे अच्छा है विधिवत शादी कर दी जाए। मैंने पराग की माँ को भी यही समझाया। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू अंकल, मैंने उठते हुए कहा। आपका हाथ इन दोनों के सिर पर है, हमें कोई चिंता नहीं है। विदा लेकर हम दोनों बाहर आ गई। बाहर आकर दीदी बोली, ये क्या बात हुई, इतनी दूर आए और खाली हाथ जा रहे हैं? खाली हाथ कहाँ दीदी, हमने लड़का देखा, लड़के का घर बार देखा, लड़के का व्यवहार देखा। और यही क्या कम है? अब क्या आगे करने का क्या इरादा है? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अब तुम्हारा क्या विचार है? यही परीक्षा की घड़ी है। अब बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। हमने अपनी गुड़िया सी बहन के साथ बहुत अन्याय किया है। यह उसके परिमार्जन का समय है। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें उसके साथ रहना है। उसकी खुशी को हमें यादगार बनाना है। और माँ से हम लड़ जाएंगी। उन्हें कहना कि दफ्तर में काम के कारण बहुत देर हो गई थी। तुम्हारे डर के कारण अपर्णा मौसी के यहाँ रुक गई है। तुम कहोगी तो क्या माँ विश्वास कर लेगी? पता नहीं माँ ने हमारी बात का विश्वास किया कि नहीं। उसकी चिंता करने की हमें फुर्सत ही नहीं थी। समय इतना कम था और सामने इतने सारे काम थे। पूरी रात दरवाज़ा बंद करके हमने प्लानिंग की, बजट बनाती रही, कार्ड का मजमून तैयार करती रही। सुबह सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन ठोकी और काम के लिए आगे बढ़ गई। माँ से यही कहा कि छोटी को लेने जा रहे हैं, तुम्हारे डर के कारण वो अकेले नहीं आएगी। बाहर निकलकर हमने 5-7 होटलों का मुआयना किया और उसी में से एक बुक कर लिया। 150 लोगों के भोजन के लिए ऑर्डर दे दिया। वो होटल तय होने के बाद निमंत्रण पत्र छापने के लिए दिए जा सके। एक पंडित को पकड़ा। पूजा सामग्री की व्यवस्था भी उन्हीं को सौंप दी। हार फूल का ऑर्डर दे दिया। बैंड बाजे का जुगाड़ हमारे बस का नहीं था। हमने एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुक कर ली। फिर छोटी के लिए एक बनारसी साड़ी, दूल्हे के लिए रेशमी कुर्ता, धोती और जामा खरीदा। इतना करते करते हमारी बैंक पूरी खाली हो गई। तो देखा वहाँ पूरा कुनबा मौजूद था। माँ के इंटेलिजेंट ब्यूरो की तो दाद देनी पड़ेगी। हंसते हुए कहा, कितना अच्छा हुआ जो आप सब लोग यहीं मिल गए। मैं यहीं पर आप सबको विनीता की शादी का निमंत्रण दे रही हूँ। कार्ड अभी आ ही रहे हैं। मैं ज़बानी बतला दूँ, कल शाम हिंडोला महल में। सब के सब अवाक
मेरा मुंह देख रहे थे। माँ की आंखों से तो अंगार बरस रहे थे। लग रहा था जैसे अभी मेरे बाल पकड़कर मुझे झिंझोर डालेंगी। बड़ी देर बाद फूफा जी बोले, यहाँ तो सब मिली भगत है, नाहक हमें परेशान किया। एक दिन की छुट्टी बर्बाद हो गई। क्या बात करते हैं फूफा जी, लड़की की शादी में आप 2 दिन की छुट्टी भी नहीं लेंगे? जानते तो हैं इस घर में कोई भी पुरुष प्राणी नहीं है, आप ही लोगों को सारा दारोमदार है। शादी ब्याह का मामला है, वह क्या हम औरतों के बस का है? तू तो पुरुषों के भी कान काट रही है, तुझे इस सब की क्या ज़रूरत है? चाचा ने ताना कसा। ओ तो हम अपने समझ और सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, फिर भी ऐसा है कि शादी पर तो हमें सबका सहयोग अपेक्षित है। यह कोई शादी है? मामा एकदम फट पड़े। सीधे सीधे अपहरण का मामला है। मैं अभी जाकर FIR दर्ज कराता हूँ। आप भूल रहे हैं मामा कि लड़की है और सरकारी दफ्तर में नौकरी करती है। आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हार जाएंगे। नौकरी ना हुई, मुसीबत हो गई, माँ ने माथा ठोकते हुए कहा। इससे तो अच्छा था सुनीता की लगवा देते, कम से कम जग हंसाई तो ना होती। हमने तो पहले ही कहा था, श्रेय लेने का चाचा कोई मौका नहीं चूकते। जग हंसाई तो अब भी नहीं हुई है माँ, अच्छा खाते पीते घर का लड़का है, जात बिरादरी का है। आप ठीक कहती हो माँ, उसकी जगह अगर दीदी की नौकरी लग गई होती तो उसकी ज़िंदगी बन गई होती। हमसे ज़्यादा तुम्हें गैरों पर भरोसा था, उनकी सलाह तुम्हारे लिए वेद वाक्य थी, तो हम गैर हो गए। सुन लो बिन्नो, हम इतने भी फुर्सत नहीं हैं कि औरों को सलाह मशविरा देते फिरे। हमें संदेशे देकर बुलवाया जाता है, तब हम आते हैं। चाचा और मौसी एक साथ बोल पड़े। आप लोग के आने से ऐतराज़ नहीं है मौसी, पर ये जो माँ है ना, दूसरों की बात पकड़ कर बैठ जाती है। हमारी बात का कोई असर ही नहीं होता। अब विनीता की बात ही लीजिए, उसे शादी की ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। माँ ने कोच कोच कर उसका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए चिढ़कर आवेश में आकर उसने यह कदम उठा लिया। मामा, आप भात लेकर आना चाहे तो आपका भी स्वागत है। प्लीज़ थोड़ी संयम बरतिएगा, हमारी और आपकी इज्जत का ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे कोई अप्रिय कदम उठाना पड़े। अरे थूकता हूँ ऐसी शादी पर, मैं वहाँ झांकूंगा भी नहीं। और मामा तैस में आकर उठकर चले गए। मैंने चैन की सांस ली। मामा का अपमानित होकर चले जाना माँ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उनका तमतमाया चेहरा देखकर मैं समझ गई कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है। सौभाग्य से दीदी कार्ड लेकर आ पहुँची और वातावरण की कड़वाहट उत्सुकता में बदल गई। निमंत्रण पत्र का मजमून, कार्ड की छपाई, कागज़ आदि पर चर्चा होने लगी। आदत के अनुसार फूफा जी ने पूछ लिया, एक कार्ड 2-2.5 का तो पड़ा ही होगा। अर्जेंट में कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। वहाँ के खाने का रेट क्या है? बाकी दिनों का पता नहीं, अभी तो 125 रुपये रेट तय हुआ है। हॉल का किराया अलग से? जी, 8,000 एक शाम के। फूफा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ तो एकदम हत्थे से उखड़ गई। वाह, जैसे किसी नवाबजादी की शादी हो रही है। कौन देगा यह खर्चा? तुम दोगी और कौन देगा? माँ हो तुम उसकी। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। है क्यों नहीं? पापा हर महीने हम तीनों के नाम पर पैसे जमा करते थे। वह पैसा किस दिन काम आएगा? पापा की ग्रेच्युटी अभी अनछुई पड़ी है, उसे कब हाथ लगाओगी? और कल को तुम दोनों की शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़ौरन तैयार होकर मेरे साथ चलो। वहाँ दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जल्दी चलो। माँ नानुकुर करती रही तो आखिर में मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला और कहा, माँ कुछ तो शर्म करो, पिछले 3 साल से वो लड़की तुम्हें कमा कर खिला रही है।
उसका कर्ज है तुम पर, इसका तो ख्याल करो। तुमने उसका बहुत कुछ छीना है, कुछ तो भरपाई करो, बेमन से ही सही। माँ को मेरे साथ बैंक आना पड़ा। पैसे निकलवा कर मैंने सीधे सराफे की ओर रुख किया। छोटी के लिए एक सेट और दामाद के लिए अंगूठी खरीदी। माँ को बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर 20-25 कार्ड और मिठाई लेकर हम शुक्ला जी के यहाँ पहुँचे। हमें दोबारा अपने घर देखकर शुक्ला जी चकरा गए। मैंने सामान मेज पर रखा, उनके हाथ में कार्ड दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरी छोटी बहन की शादी है, आप लोग ज़रूर पधारिएगा। उन्होंने कार्ड पढ़ा और चौंक उठे। मैंने उनकी उस अवस्था का लुत्फ़ उठाते हुए कहा, अंकल, आपने जो बड़प्पन दिखाया उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे, पर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ था। माना कि विनीता के पापा नहीं हैं, पर वो अनाथ नहीं है, उसकी माँ है, बहनें हैं, चाचा ताऊ हैं। उसे बिन ब्याहे हम आपके घर कैसे रहने दें? जो भी हो वह परंपरा के अनुसार हो तो अच्छा लगता है। आप शान से बारात लेकर आइए और 4 भले आदमियों के सामने उसे ब्याह कर ले आइए। इस बार हमें कहना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही आवाज़ दी, पराग, विनीता को लेकर बाहर आ जाओ, उसकी दीदी लोग आई हैं। विनीता आसपास ही थी शायद, आवाज़ सुनते ही दौड़ी चली आई और हमसे लिपट गई। उसके आंसुओं का सैलाब किसी तरह थमता नहीं था। जोश में आकर एक कदम उठा लिया था। ऊपर से बहादुर बन रही थी, पर ऊपर से तो डरी हुई ही थी बेचारी। रिक्शे में बैठते हुए मैंने दीदी से कहा मैंने कि दीदी, तुम चाहो तो तुम घर पर ही उतर जाना, मैं इसी किसी पार्लर में लेकर जाती हूँ। इसके चेहरे की मुर्दनी धोने में तो हफ्ता लग जाएगा, पर कल तक ज़रा प्रेजेंटेबल तो बना दूँ। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी बेटियाँ सुन रहे थे। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।